आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स इन फोकस का जो हमारा अगला स्टॉक है वो है टाइटन। टाइटन में भी सर आज हमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 4.5-5% की यहाँ पर जो है मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। अपडेट ये है कि क्वार्टर टू में FY26 के क्वार्टर टू के लिए इन्होंने अपने रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए। वहाँ पर जो डोमेस्टिक सेल्स थी वो करीब 18% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ से वहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आई। इसके अलावा ज्वेलरी सेल्स में करीब 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई और इंटरनेशनल बिजनेस करीब 86% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। सर ओवरऑल टाइटन आपको इस टाइम पर कैसा नजर आ रहा है और यहाँ से किस तरीके का व्यू बन रहा है सर आपका? अंकित जी, काफी अच्छा कमेंट्री टाइटन का कंपनी से राइट। आया है। बहुत पॉजिटिव है। जैसा मार्केट लीडर है, बट लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ रहा है। बट लेकिन टाइटन, बिकॉज ऑफ इट्स हम्म। ब्रांड एंड स्ट्रांग प्रेजेंस इट हैव, ओके, टाइटन आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करने वाला है। एक चीज ध्यान पे रखना है, टाइटन हम्म। का एक इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोग गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए तो टाइटन का शेयर भी बढ़ रहा है बोल के सोचता है, बट लेकिन सेल्स भी काफी हम्म। अच्छा चल रहा है टाइटन के लिए। एक बिल्कुल। मार्केट में हम लोग हमेशा बात करते हैं ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड बोल के, बट लेकिन अभी हम्म। मार्केट में देखे तो अगर हम्म। ऑल ग्लिटर्स आर गोल्ड ही लग रहा है। क्योंकि राइट सर। क्योंकि हम लोग काफी आज भी इंटरनेशनल हम्म। मार्केट में हम लोग देखे तो हम्म। $4,000 पर आउंस गोल्ड प्रोनाउंस। टच हो गया है। इसलिए हम्म। हम लोग अभी जैसा टाइटन जैसा कंपनीज में हम लोग काफी एक्टिविटी देख हम्म। चुका है। और टाइटन का हम्म। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मार्जिन्स और उनका अर्निंग्स अर्निंग्स आता है हम्म। मेकिंग चार्जेस से। सो टाइटन का वो मेकिंग चार्जेस का मार्जिन है काफी अच्छा है, ओके, हम्म। कंपेरेटिवली सम अदर अदर कंपनीज। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, हम लोग एक चीज है, टाइटन में हम लोग कुछ ज्वेलरी खरीद लिए तो हम लोग गोल्ड हम्म। खरीदा बोल के सोचता है, बट लेकिन एक अंडरलाइंग इंपॉर्टेंट चीज क्या है टाइटन का अर्निंग्स के लिए, वो मेकिंग चार्जेस है। सो वो मेकिंग चार्जेस काफी अच्छा टाइटन वो प्रीमियम मेंटेन कर रहा है। इसलिए हम्म। टाइटन इज continue to be outperforming. So any dip हम्म। for a longer term, still Titan is much diversified into हम्म। gold as well as watches and accessories. So continue to be a better bet with respect to the domestic consumption story and theme is concerned. राइट। ओके, तो टाइटन को लेकर के भी यहाँ पर पॉजिटिव ही व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में हमें करीब 4-4.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप जिस तरीके से अभी क्रांति सर ने आपको ये राय दी टाइटन के ऊपर, आप अकॉर्डिंगली काम करें। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला काउंटर है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। कंजम्पशन स्पेस का ये काउंटर है। ये कंपनी काम करती है कंजम्पशन स्पेस में, और इनकी तरफ से सर कमेंट्री की गई कि आने वाले टाइम में FY26 के क्वार्टर टू में करीब जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में ही रहने वाला है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो उनके पोर्टफोलियो जो 1/3 जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं जहां पर 18% का GST होता था वो अब कम होकर के 5% हो चुका है। और डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि स्टैंड अलोन बिजनेस जो है उनका वो भी कहीं ना कहीं मिड टू सिंगल डिजिट ही कहीं ना कहीं वैल्यू ग्रोथ वहां पर भी इन्हें देखने को मिलेगी। ओवरऑल सर कंजम्पशन स्पेस को लेकर के कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव संकेत थे या जो ऑप्टिमिज्म था वो भी बढ़ गया था कि अब कंजम्पशन में सेक्टर में या फिर जो कंपनियां काम कर रही वहां पर पैसे लगाने का समय आ चुका है, क्योंकि इनकम टैक्स में छूट दी गई, फिर GST में मैसिव कट्स दिए गए। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सर कंजम्पशन अभी भी धीमा ही लग रहा है। गोदरेज अगर हम स्टॉक की बात करें 2 से 2.5% की आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले सर ये समझना चाहेंगे कि जो ये फैक्टर्स थे GST का या इनकम टैक्स का और आम लोगों के जेबों में पैसा डालने का, वो कितना वर्कआउट करता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? और ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यहाँ से किसी तरीके की सर बाउंस बैक आप देख रहे हो? अंकित जी, हम लोग देखें तो पिछले 2 हफ्ते में हम लोग HUL का कमेंट्री आया है। बट लेकिन हम्म। जो GST का एडवांटेज है, ओके, वो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये कंपनीज के लिए। बट लेकिन ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव है कंपनीज के लिए। और फिलहाल ओके, जो फेस्टिव सीजन है और अच्छा मानसून हम लोग विटनेस किया है, वो भी एक गोदरेज जैसा कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है।
अगर निवेशक का लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली टाइटन, सॉरी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ले एक्यूमुलेट कर सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और जैसा लो रिस्क एपेटाइट निवेशक है, वो लोग हम्म, भी गोदरेज कंज्यूमर जैसा कंपनीज में इन्वेस्ट कर हम्म, सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। हम्म, right. क्रांति सर, एक बात और कंजम्पशन स्पेस को लेकर की सर, कंजम्पशन को कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव प्ले की तरह भी देखा जाता था, लेकिन अगर हम आईटीसी या जो अदर कंजम्पशन स्पेस की जो कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो कहीं ना कहीं सर वो डिफेंसिव प्ले अब आज के टाइम पर वो नजर नहीं आता। क्या आपको लग रहा है कि सर जो डिफेंसिव का जो टैग एक कंजम्पशन लेकर चल रहा था, क्या वो अब हटता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे? एक चीज ध्यान पे रखना अंकित जी, हम राइट। लोग अभी कंजम्पशन में एक बहुत डाइवर्जेंस हम लोग देख रहे हैं। ओके, जैसा हम लोग कंजम्पशन का स्टॉक सोचे तो हम लोग को नजर में आता है एचयूएल, आईटीसी और गोदरेज कंज्यूमर्स। अभी एक चीज ध्यान पे रखना है, काफी डोमेस्टिक और रीजनल प्लेयर्स कंजम्पशन में आ चुका है। काफी ऑर्गेनिक प्लेयर्स काफी आ चुका है। इसलिए अभी हम लोग देखे तो जैसा पतंजलि जैसा स्टॉक को देखे तो काफी आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। बट बाकी स्टॉक्स देखे तो हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज पे देख रहे हैं, और राइट। बहुत रीजनल प्लेयर्स भी आ चुका है। फिलहाल अभी आप काफी टी और समथिंग और एनी कंजम्पशन थीम में गए तो काफी तक ज्यादातर जो रीजनल प्लेयर्स आ चुका है। इसलिए एक एक एकदम डाइवर्जेंस हम लोग देख रहे हैं। और HUL जैसा कंपनीज आल्सो दे आर ट्यूनिंग एंड ट्वीकिंग देयर बिजनेस मॉडल्स फिलहाल तो। सो अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो काफी आउटलुक है जो अच्छा दिख रहा है। बट लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टर्म में जैसा ये रीजनल प्लेयर्स से जो कंपटीशन आ रहा है, वो काफी मार्जिन से इम्पैक्ट हो रहा है ऑल एफएमसीजी कंपनीज के लिए। राइट। चलिए, तो मार्जिन्स पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इसके और बावजूद भी जो और अपनी। और जी। एक चीज ध्यान पे रखना अंकित जी, जस्ट टू ऐड, जी। ओके, जैसा हम्म, ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडिंग आ गया अभी। हम लोग अभी देखे राइट। तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडिंग, जैसा हम्म, डीमार्ट चेन और रिलायंस चेन, लाइक हम्म, वी मार्ट, सारा ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड चेन्स आ गया है। सो राइट। इसलिए उनका खुद का ब्रांड्स भी अभी फिलहाल चल रहा है। सो दैट आल्सो इम्पैक्टिंग द एफएमसीजी कंपनीज इन ए मीडियम टू शॉर्ट टर्म। राइट। तो मतलब सर, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क परफेक्ट है या बहुत स्ट्रांग है, वही कंपनियों पर अब आगे आने वाले टाइम में हमें बेट करना चाहिए। डेफिनेटली। राइट। चलिए, नेक्स्ट जो काउंटर है सर वो है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व को लेकर के खबर आई है कि उन्होंने अपना 26% का जो स्टेक है वो अक्वायर किया है अपनी ही सब्सिडरी कंपनीज में। बजाज अलायंस में उन्होंने 26% का जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट किया। इसके बाद से अब जो उनका लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का जो दोनों आर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं अब बजाज फिनसर्व ने टोटली पूरा 100% अब यहाँ पर एक्वायर कर लिया है, जिसके बाद अब वो इसे रीब्रांड करने वाले हैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस और बजाज जनरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ऐसे में बजाज फिनसर्व को लेकर के सर क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर आपका? और आज की अगर हम बात करें, आज के सेशन में करीब 1-1.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 2008 के लेवल्स पर इस टाइम बजाज फिनसर्व जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए सर? अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बिल्कुल होल्ड कर दीजिए। कुछ गिरावट हम्म, आए तो एक्यूमुलेट कर दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। हम्म, हम्म, बजाज फिनसर्व जैसा स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मर्स है। सो हम्म, हमेशा ये स्टॉक्स कभी भी वीकनेस देखे तो एक्यूमुलेट कर दीजिए लॉन्ग टर्म में। फिनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स चल रहा है इंडिया में, डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है। ये सारा चीजों में बजाज फिनसर्व एक इम्पॉर्टेंट हम्म, एडवांटेज गेन करने वाला है। सो इसलिए निवेशक बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉकों को एक्यूमुलेट कर सकता है हमेशा। चलिए सर, एक और कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है अर्बन कंपनी, और इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला जो है फर्स्ट एवर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो कि 239 करोड़ रुपीस का था। जबकि अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी टाइम की बात करें तो वहां पर वो कहीं ना कहीं लॉसेस जो है
वो वहाँ पर दिखते हुए नजर आते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है ऑपरेशंस के थ्रू करीब 38% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ वहाँ पर हमें देखने को मिली है। और जो रेवेन्यू है इनका वो करीब 1144 करोड़ के आसपास में है। सर, अर्बन कंपनी इस टाइम पर 168 के आसपास ट्रेड कर रही है, और ओवरऑल जिस तरीके की लिस्टिंग हमें देखने को मिली उसके बाद अब अर्बन कंपनी में क्या करना चाहिए सर? क्या यहाँ इस ओवरऑल सेक्टर को लेकर के भी आपका व्यू समझना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी नई कंपनियां आ रही हैं, न्यू एज कंपनीज आ रही हैं, तो लिस्टेड कंपनी वर्सेस जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, वहां से काफी ज्यादा कंपटीशन है। स्नैपबिट करके एक कंपनी है और उसके अलावा एक दो और कंपनियां आ चुकी हैं। तो ओवरऑल इस स्पेस को आप किस तरीके से देखते हैं, और इसमें अर्बन कंपनी की अगर हम स्टॉक की बात करें तो उसको लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर आपका? अंकित, जैसा न्यू एज बिजनेस मॉडल्स है, ओके, राइट। तो काफी हम लोग आउट परफॉर्मेंस देख चुका है एटर्नल जैसा कंपनीज में। और एक चीज ध्यान पे रखना है, अर्बन कंपनी जैसा लिस्टिंग काफी बेहतरीन लिस्टिंग देख चुका है, उसका बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन भी चल रहा है। अगर निवेशक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का एटीट्यूड है, और दूसरा है अगर हाई रिस्क एपेटाइट है, तो अर्बन कंपनी जैसा कंपनीज को एक्यूमुलेट कर सकता है, क्योंकि दीज आर ऑल न्यू एज बिजनेस मॉडल्स है। ओके, राइट। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी कंपनी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बट लेकिन 10 साल पहले हम लोग देखे तो ऐसा कंपनीज और बिजनेस मॉडल्स भी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं है। जैसा नहीं कर। छोटा छोटा चीजों के लिए जो जैसा इंपॉर्टेंट चीज है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में था। सो जैसा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव कर रहे हैं, और जैसा डिजिटल रेवोल्यूशन, स्मार्टफोन रेवोल्यूशन हम लोग इंडिया में देख चुका है, काफी रीच राइट। अभी चल रहा है। जैसा अर्बन कंपनी जैसा कंपनीज को अभी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, जैसा अर्बन और रूरल। ओके, कंपनी का नाम में ही अर्बन है। सो मार्केट बहुत सारा रूरल में भी है। ओके, सो वो रूरल में जाना चाहता और अर्बन में भी प्ले करता, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है आने वाले दिनों में। सो बट लेकिन फिलहाल एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स है। बट लेकिन एक चीज है, जैसा ये सब बिजनेस मॉडल्स है बहुत प्राइस सेंसिटिव रहता है, और काफी एंट्री बैरियर्स है वो बहुत कम है। कॉम्पिटिटिव रहता है। बहुत इजी एंट्री बैरियर्स है, ऐसा कंपनी में ज्यादा राइट। कंपटीशन में आने का संभावना है। बट लेकिन एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल्स है स्टिल। ये मॉडल्स सस्टेन होता नहीं होता एक बड़ा क्वेश्चन है आने वाले दिनों में। बट लेकिन जैसा कंपनी का डायनेमिक बिजनेस मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान पे रखना है। इसलिए हाई रिस्क कैपिटल जो इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टर्स ऐसा बिजनेस का मॉडल्स में इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। क्रांति सर, आप इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप बिजनेस मॉडल्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं इन न्यू एज कंपनीज की बात करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे अर्बन कंपनी की बात कर लें, जोमेटो की बात कर लें, पेटीएम, और कई सारी जो न्यू एज कंपनीज आ चुकी हैं सर, इनमें आपको सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल कौन सा लगता है न्यू एज कंपनीज में? और ओवरऑल देखा जाए तो आप इन कंपनीज में से किस पर बेट करना चाहेंगे? अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें, अभी से 10 साल की, अगर 10-15 साल की बात करें, कौन से सेक्टर में और किस अगर कंपनी पर आप बेट करना चाहेंगे सर यहाँ से? अगर जोमेटो इटरनल का देखे तो काफी हम्म। सस्टेनेबल दिखा रहे हैं, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी भी दिशा से चल रहा है, काफी डायनेमिक दिशा से अभी फिलहाल चल रहा है इटरनल जैसा कंपनी को। बट लेकिन इंटेंस कंपटीशन चल रहा है ऐसा बिजनेसेस में। इटरनल हम लोग देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और जैसा अर्बन कंपनी जैसा बिजनेस को अभी भी फिलहाल हम लोग देखना है, और 2-3 क्वार्टर्स का अर्निंग ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहने वाला है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बट बाय एंड लार्ज अंकित जी, ये सारा बिजनेस मॉडल्स हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सूटेबल होता है। लो रिस्क एपेटाइट निवेशक है तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में ऐसा स्टॉकों को अवॉइड कर दीजिए। कैसा अंकित जी, एक चीज ध्यान पे रखना है, सारा ठीक है। बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। ओके, स्टॉक का प्राइसेस है, स्लेव्स टू अर्निंग्स है। अगर अर्निंग्स आगे बढ़ गए तो आने वाला दिनों में, ओके, ये बिजनेस मॉडल्स ओके सस्टेन होके निवेशक को कैश फ्लोस अच्छा इंप्रूव होके प्रॉफिटेबिलिटी दिशा का गए तो ये बिजनेसेस आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। चलिए,
बढ़िया। तो न्यू एज कंपनीज में क्रांति सर को क्या पसंद आ रहा है वो हम सबने सुन लिया, और कहीं ना कहीं ज्यादातर जो लोग हैं सर उनको जोमेटो ही पसंद आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जोमेटो और ब्लिंकिट की जिस तरीके से जो एक साझेदारी हुई है, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने रेवेन्यूज में और प्रॉफिटेबल हुए वो, और लगातार जिस तरीके से ब्लिंकिट काम कर रहा है और जोमेटो भी साथ साथ में जिस तरीके से काम कर रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म बेट जो है वो कहीं ना कहीं जोमेटो पर, यानी कि एटर्नल पर जो है वो ली जा सकती है। चलिए सर, कुछ क्विक आपके व्यूज लेना चाहेंगे। सबसे पहले इस पे वारी एनर्जीज का स्टॉक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी एक कंपनी है कॉटसन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 64% का जो है वो स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है। करीब 192 करोड़ की ये पूरी डील हुई। कॉटसन्स जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में मौजूद है। ऐसे में वारी एनर्जीज को लेकर के कोई व्यू बन रहा है सर आपका यहाँ पे? अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर है, कभी कभी ये स्टॉक मोमेंटम जोन में भी रहता है। अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वारी एनर्जीज जैसा स्टॉकों को एक्यूमुलेट कर सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में काफी मोमेंटम स्टॉक में रहता है। एक चीज, जैसा बिजनेस मॉडल्स है, ओके, वो सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कंपनी का मार्केट कैप भी रिसेंटली 1 लाख करोड़ टच हो चुका है। सो इधर से हाउ डायनेमिकली कंपनी इज गोइंग टू डिलीवर, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकता है। निवेशक का हाई रिस्क अपटाइट है तो डिप्स में खरीद कर सकता है वारी एनर्जीज जैसा स्टॉकों को। राइट, चलिए। टाटा पावर को लेकर के सर खबर है कि टाटा पावर ने एक जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है टाटा पावर डीडीएल, उन्होंने एक 5 साल की पार्टनरशिप जो है डील साइन की है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के साथ फॉर टेक्निकल एक्सचेंजेस एंड ट्रेनिंग। बिहार में इलेक्शन से सर लगातार जिस तरीके से अडानी ग्रुप की तरफ से निवेश किया जा रहा है, अब टाटा की तरफ से भी यहाँ पर कई सारे जो है निवेश और इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। ऐसे में लगातार अडानी भी पावर सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, टाटा भी पावर सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, और ओवरऑल पावर सेक्टर को लेकर के बातचीत भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में टाटा पावर को आप इस समय किस तरीके से देख रहे हैं सर, और पावर सेक्टर में आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? अंकित जी, हम लोग पावर सेक्टर में काफी बुलिश है। बट लेकिन स्टॉकों में हम लोग देखे देखे तो पिछले लास्ट 14-16 मंथ्स में हम लोग काफी रैली देख चुका है पावर स्टॉक्स में, और स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज में भी चल रहा है मीडियम टू शॉर्ट टर्म। अगर निवेशक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पावर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बोले तो टाटा पावर जैसे स्टॉकों में इन्वेस्ट कर सकता है। और पावर सेक्टर का हिसाब से जो पावर इक्विपमेंट मेकर्स है, जो ट्रांसफार्मर्स है, और पावर इक्विपमेंट कंपनीज है, वैसा कंपनीज को भी निवेशक उनका रडार में रख सकते हैं। एंड इधर से इंडिया अगर जीडीपी डबल करना बोले तो एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी है वो पावर सेक्टर है। तो निवेशक कहीं कभी भी पावर सेक्टर में डिप आ गए तो जैसा टाटा पावर जैसा कंपनीज के लिए एक्यूमुलेट कर सकता है। और पावर सेक्टर में और एक नया एमर्जिंग जो सनराइज सेक्टर है अंकित जी, वो न्यूक्लियर पावर एक इम्पॉर्टेंट थीम है। फिलहाल इंडिया में एक एक स्क्रैचिंग स्टेज में है न्यूक्लियर पावर का जैसा थीम। सो जो भी कंपनी से जैसा न्यूक्लियर पावर में इन्वॉल्व है, जैसा एल&टी और कुछ स्मॉल और मिड कैप कंपनीज है, उसको भी आने वाले दिनों में अच्छा फ्यूचर रहने वाला है। जैसा हम लोग पिछले 3-4 साल में जैसा डिफेंस स्टॉकों में हम लोग जैसा रैली देख चुका है, वैसा हम लोग जैसा न्यूक्लियर पावर जैसा कंपनीज में भी हम लोग आने वाले दिनों में अच्छा रैली देखने के लिए संभावना मिलने वाला है।